डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने एक सवाल के जवाब में लोकसभा में बताया कि देश में उर्वरक और खाद की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में खाद और उर्वरक की नहीं है कोई कमी। छत्तीसगढ़ सरकार ने खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला स्तरीय टीम का किया गठन। कृषि विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए कोरर बाजार दिवस के दिन निजी कृषि सेवा केंद्र खाद गोदाम का निरीक्षण किया। उत्तराखंड के धराली में बचाव अभियान जारी। MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टरों से लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। सीएम के सड़क मार्ग, संचार और बिजली बहाली के निर्देश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्वदेशी राखी मेले के आयोजन के दौरान दिखी स्वदेशी राखियों की धमक। गोबर और केले के रेशों से बनी राखियां बनी बहनों की पहली पसंद। रागी, महुआ और जवार के लड्डू भी लोगों को आ रहे हैं पसंद। खबरें विस्तार से। लोकसभा में रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि देश में उर्वरक और खाद की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी क्षेत्र में मांग से अधिक रसायन और उर्वरक उपलब्ध कराया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि लखीमपुर में खाद और उर्वरक की कोई भी कमी नहीं है। लखीमपुर खीरी का सवाल है, जो रिक्वायरमेंट बताई गई वो यूरिया की रिक्वायरमेंट थी 1,21,918 मैट्रिक टन और इनको 1,30,276 मैट्रिक टन दे दिया गया। उसी तरीके से डैप जो है DAP वो 12,801 इनकी रिक्वायरमेंट थी, 14,847 इनको दे दिया गया है। MOP ने 844 मैट्रिक टन इनको दिया गया है, इनकी रिक्वायरमेंट थी। इनको 2,377 मैट्रिक टन दिया गया है। और खाद की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी रोकने के साथ ही किसानों को गुणवत्ता युक्त खाद, बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए कृषि विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा जिलेवार जिला स्तरीय टीम का गठन किया गया है। इस कड़ी में कांकेर जिला प्रशासन द्वारा गठित जिला स्तरीय टीम के कोरर भानु प्रतापपुर विकासखंड के निजी कृषि दुकानों में छापेमारी कर कालाबाजारी पर नकेल कसी। इस दौरान दुकानों में लगे POS मशीनों और स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें गड़बड़ियां पाई गईं। भानु प्रतापपुर के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी ने बताया कि किसानों ने कोरर क्षेत्र के निजी कृषि केंद्र पर 2 से 3 गुना अधिक कीमत पर रासायनिक खाद बिक्री करने की शिकायत दूरभाष के माध्यम से की थी। इस पर कृषि विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए कोरर बाजार दिवस के दिन निजी कृषि सेवा केंद्र विजय ट्रेंड्स खाद गोदाम का निरीक्षण किया। गोदाम में मौजूदा स्टॉक में 200 बोरी यूरिया खाद उपलब्ध पाया गया। अगली खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के धराली इलाके में आज सुबह 75 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि कल लगभग 400 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। उत्तरकाशी के DM प्रशांत आर्य ने कहा कि अभी तक केवल एक शव बरामद हुआ है, जबकि 49 लोग लापता हैं। पिछले दिनों धराली में बादल फटने के बाद पहाड़ों से आए सैलाब ने तबाही मचाई थी। कई घर ध्वस्त हो गए और इस दौरान सैकड़ों लोग इस इलाके में फंसे थे। फिलहाल युद्ध स्तर पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 367 लोगों को निकाला गया है। उत्तराखंड में मौसम साफ होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन ने रफ्तार पकड़ी है। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाई जा रही है। भारी मशीनरी व रसद सामग्री वहां भेजी जा रही है। भारतीय वायुसेना के चिनूक और MI-17 V5 हेलीकॉप्टर राहत कार्य में जुटे हैं। इनकी मदद से 112 लोगों को एयरलिफ्ट कर देहरादून पहुंचाया गया।
5 अगस्त को आई प्राकृतिक आपदा के बाद से धराली इलाके में कुछ लोगों के लापता होने की आशंकाएं हैं। उत्तराखंड पुलिस ने बताया कि आपदा स्थल पर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना, फायर और राजस्व की टीमें राहत व बचाव कार्य में जुटी हैं। आपदाग्रस्त क्षेत्र में फंसे लोगों को सुबह से हेली के माध्यम से आईटीबीपी मातली पहुंचाने का सिलसिला निरंतर जारी है। भारतीय वायुसेना के विमानों ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना के 130 जवानों को तैनात किया है। आज एसडीआरएफ की ड्रोन विशेषज्ञ टीम द्वारा जनपद उत्तरकाशी के हर्षिल क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से हवाई निरीक्षण भी किया गया। इसके अतिरिक्त एसडीआरएफ द्वारा धराली के आपदा प्रभावित क्षेत्र का भी ड्रोन से हवाई सर्वेक्षण किया गया। ये सर्वेक्षण उन दुर्गम क्षेत्रों में किया गया जहां भूस्खलन व मलबा आने के कारण जमीनी पहुंच अत्यंत कठिन है। प्रभावित क्षेत्र में किसी व्यक्ति के फंसे होने अथवा लापता व्यक्तियों की मौजूदगी की संभावना के दृष्टिगत एसडीआरएफ की टीम ने ड्रोन कैमरों की सहायता से क्षेत्र की सर्चिंग की। साथ ही लगभग 20 टन राहत सामग्री हवाई मार्ग से पहुंचाई गई। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस बार कई लोग राखी का त्यौहार स्वदेशी उत्पादों के साथ मनाने का संकल्प ले चुके हैं। बहनें जहां गोबर और केले के रेशों से बनी राखियां खरीद रही हैं, तो अपने भाइयों का मुंह मीठा कराने के लिए रागी, महुआ, जवार के स्वादिष्ट लड्डू भी ले रही हैं। भोपाल के इस पारंपरिक इको फ्रेंडली और स्वदेशी राखी मेले से डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट देखिए। सावन के झूले, हाथों में मेहंदी लगाती बहनें, ये दृश्य है भोपाल के स्वदेशी राखी मेले का। इस मेले में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्व सहायता समूहों की दीदियां द्वारा लगभग 40 स्टॉल लगाए गए। मेले की साज सज्जा में खास तौर पर ग्रामीण परिवेश का एहसास कराने के लिए सावन की थीम पर पर्यावरण हितैषी वस्तुओं का उपयोग किया गया है। भोपाल हाट में लगे इस मेले में एक ही स्थान पर रक्षाबंधन के त्योहार की पूरी शॉपिंग जैसे राखियां, कपड़े, मिठाइयां, श्रृंगार के सामान, गिफ्ट आइटम्स आदि का विकल्प बहनों के सामने था। स्व सहायता समूह की दीदियों ने एक से बढ़कर एक सामान इस मेले में बेचकर खूब कमाई की है। हमारे स्व सहायता समूह की दीदियां जो खुद से तैयार करती हैं, इसमें 2 प्रकार की राखियां हम लोग लेकर आए हैं। एक रॉ मटेरियल से तैयार और एक गोबर से बनी हुई राखियां हमारे पास उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री के बोलने के बाद हमारी राखियां भी अच्छी बिक रही है और हमें और भी राखियों की मांग हो रही है कि हमें ये हाथों से बनी ही राखियां चाहिए। इस बार मिठाई में सर ज्वार के लड्डू बनाए हैं हम, रागी के लड्डू है जो खजूर से बना हुआ, मेवा, सारी फ्रूट डाले हैं उसमें, वो तैयार किए हैं। और रक्षाबंधन की वजह से 20% उसमें डिस्काउंट करके दे रहे हैं। मार्केट में कोदो, बाजरा, रागी और सिंघाड़ा ये सब मिलना ही बंद हो गया है, तो वो इसका लड्डू बनाना ही नहीं प्रेफर करते। जब वो बना नहीं रहा है, लोगों को मार्केट में मिल नहीं रहा है, अब हम ये बनाना स्टार्ट किए। जो मोदी जी की पहल आई तो उससे हम लोग को प्रोत्साहन मिला। जैसे फेस्टिवल सीज़न है तो फेस्टिवल सीज़न में हमने अभी ये अनारसा लेकर आए हैं। मेले में पहुंचे लोग भी ये ठान कर आए थे कि वे इस बार की राखी स्वदेशी वाली मनाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने भी उन्हीं सामानों को लेने में दिलचस्पी दिखाई जिसको बनाने में भारत के लोगों का श्रम और पसीना लगा है। जितना अपना स्वदेशी को अपन ज़्यादा उसको प्रेफर करते हैं तो उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। स्वदेशी जो बुनकर हो, जो भी हो, तो उनको भी रोजी रोजगार मतलब मिलता है तो अच्छा लगता है। बाहर के सिटीजन्स उन चीज़ों को अप्रिशिएट भी करते हैं, तो हम एज इंडियंस एंड भारतीय हमें भी ये चीज़ करनी चाहिए कि हम अपने आर्टिसंस को अप्रिशिएट करें। रागी और बाजरा बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है। अभी तक हमने इसको रोटी के फॉर्म में खाया है, लेकिन आज मीठे के रूप में, वो भी लड्डू के रूप में खाएंगे तो एक उसका अलग टेस्ट होगा। राखियों की दुकान है, हाथ से बनी हुई राखियां हैं पूरी, मतलब जो भी चाहिए वो एक ही जगह पे मिल रहा है। मेला न केवल स्व सहायता समूहों की मेहनत और हुनर का उत्सव है, बल्कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर और सामुदायिक एकजुटता का भी प्रतीक है। उत्पादों की विविधता ने मेले में 4 चांद लगा दिए हैं। इस तरह के मेले न केवल लोगों को खरीदारी का अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि लोगों को समूह से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं के आत्मनिर्भरता और उद्यमिता के प्रेरक सफर को देखने का अवसर भी प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्वदेशी अपनाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अब से हम वही सामान खरीदें जिसको बनाने में भारतीयों का
पसीना लगा हो। ऐसे में राखी का त्यौहार हो और खरीदारी करनी हो तो भारत के लोग प्रधानमंत्री की इस बात को और गंभीरता से ले रहे हैं और स्वदेशी सामानों को खरीदना पसंद कर रहे हैं। कैमरामैन गौरव निरुटकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। सीसीएल के प्रयासों से झारखंड में मत्स्य पालन को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे खनन क्षेत्रों में लोगों को रोजगार का एक और विकल्प मिल गया है। इतना ही नहीं, झारखंड में देश में पहली बार माइनिंग टूरिज्म की भी पहल हुई है, जिसके तहत राज्य सरकार ने सीसीएल से हाथ मिलाया है। बदलाव प्रकृति का नियम है और यह समय समय पर होता रहता है। झारखंड के कोयला खनन क्षेत्रों में यह बदलाव तो अनूठा है। जिन इलाकों से कोयला निकला करते थे, अब वहां से मछलियों की आपूर्ति हो रही है। बदलाव की बयार ऐसी चली है कि अब पर्यटक भी इसका लुत्फ उठा सकेंगे। चारों तरफ हरियाली से घिरा यह जलाशय कोई नदी या तालाब नहीं है, बल्कि 60 और 70 के दशक में यहाँ कोयले का खनन हुआ करता था। कोयला खत्म होने के बाद ये काफी समय तक बेकार पड़ा रहा, लेकिन अब इस बंद खुली खदान में पानी भर जाने के बाद इसकी और इलाके दोनों की तस्वीर बदल गई है। सीसीएल और जिला प्रशासन के सहयोग से यहाँ मत्स्य पालन हो रहा है, जिससे सैकड़ों लोग जुड़े हैं। हम लोग यहाँ मछली पालन करते हैं, सब समिति से जुड़े हुए हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ से रोजगार चलता है, अच्छा होता है, हम लोग घर परिवार अच्छा चलता है। झारखंड को प्रकृति ने दोनों हाथों से सजाया और संवारा है। कोयले का भंडार तो ऐसा है कि इससे समूचा देश रोशन हो रहा है और इन भंडारों में मछली पालन की पहल से अब लोगों की जिंदगी भी रोशन हो रही है। रामगढ़ स्थित सीसीएल के बरकासियाल परियोजना के जीएम अजय सिंह ने कहा कि काफी समय से खनन के बाद यह खदान बंद पड़ा था। स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए इस बंद पड़े खदान को विकसित कर मत्स्य पालन के योग्य बनाया गया। धीरे धीरे वाटर बॉडी डेवलप हुआ तो हम लोगों ने सोचा कि लोगों की जीविका के लिए, आसपास के लोगों को पैप्स के लिए यहाँ पर हम लोग मछली पालन चालू करवाएं। तो हम लोगों ने यहाँ लास्ट ईयर मछली पालन की व्यवस्था की। इतना ही नहीं, संस्थान इलाके में ढांचागत संरचना के विकास में भी योगदान दे रहा है। इस इलाके में पर्यटन विकास और आवागमन की सुविधा को भी बेहतर बनाने की योजना है। अभी इस एरिया को डेवलप करने के लिए हम लोगों ने अभी सीसीएल हेडक्वार्टर में प्रपोजल भेजा हुआ है। करीब 80 लाख का यहाँ का अप्रोच रोड बनाने का, यहाँ कमरे और बनाने का और यहाँ को एक और टूरिज्म स्पॉट टाइप का डेवलप करने के लिए। इस अनएक्सप्लोर्ड सेक्टर को, ऐसी जगह को जो सामान्य जन की पहुंच से परे थी, उसको आम लोगों के लिए हम लोग खोल पाएं। बहुत सारे नियम और कानून सेफ्टी के जितने होते हैं उसके तहत ये मायने चलते हैं। तो आम व्यक्तियों के लिए ये मौका पाना बड़ा ही कठिन होता आया है सदियों से। झारखंड में खनन क्षेत्र अब बहुआयामी विकास का आधार बन रहा है। खदान अब सिर्फ कोयले तक सीमित नहीं है, बल्कि मछली पालन और पर्यटन क्षेत्र को भी संबल दे रहे हैं। सीसीएल का ये बरकासियाल का एरिया है, जहाँ पर कुछ साल पहले तक कोयला निकलता था और उसके बाद एक तरीके से ये डंपिंग यार्ड बन गया था। लेकिन जब यहाँ पानी आया तो सीसीएल ने सरकार की मदद से और जिला प्रशासन की मदद से यहाँ पर मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया और आज अच्छी बात यह है कि करीब 50 परिवार जो आसपास के इलाके में रहते हैं, उससे उनका जीवन यापन हो रहा है और रोजगार के उनके द्वार खुले हैं और जिसके जरिए इस साल करीब उन लोगों ने 50 लाख रुपए का मछली बेचा है। अपने सहयोगी अवधेश के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रामगढ़। भारत वर्तमान में दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में मिलेट्स के वैश्विक उत्पादन का करीब 38% उत्पादन होता है। कम से कम लागत में मोटे अनाज की खेती और जलवायु परिवर्तनों को झेलने की क्षमता ने इसे किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प बना दिया है। केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, अनुसंधान संगठनों, किसान संगठनों और निजी क्षेत्र के सामूहिक प्रयासों से श्री अन्न को खेतों, बाजारों और आहार में उसका उचित स्थान दिलाने में मदद मिल रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मिलेट उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। दैनिक आहार में मिलेट को बढ़ावा देने के लिए कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रयास किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से फॉक्सटेल, लिटिल बार्नयार्ड, कोडू, ब्राउन टॉप बाजरा जैसी छोटी मिलेट किस्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जागरूकता बढ़ाने के लिए दिल्ली हाट में एक मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित किया गया है। सरकारी कार्यालयों को भी अपनी बैठकों, कार्यक्रमों और कैंटीनों में श्री अन्न आधारित नाश्ते और भोजन शामिल करने की सलाह दी गई है।
किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं के अलावा कई बार जंगली जानवरों के द्वारा भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है, जिसको देखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हिंसक वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि, पशुहानि एवं फसल क्षति के प्रकरणों में त्वरित नियमानुसार एवं संवेदनशीलता से क्षतिपूर्ति सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि वन्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कई बार वन्य प्राणियों के हमलों से अपनों को खोने की पीड़ा सहनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में प्रभावितों के दुख दर्द का मानवीय दृष्टिकोण से शीघ्र निराकरण किया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि हाथी मानव द्वंद्व और अन्य हिंसक वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि, पशुहानि एवं फसल क्षति की घटनाएं राज्य के वनांचल क्षेत्रों में चुनौती बनकर उभर रही हैं। ऐसी स्थितियों में शासन की जिम्मेदारी है कि पीड़ितों को शीघ्र एवं न्याय संगत सहायता उपलब्ध कराई जाए। किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश में मंडी का भाव। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में देश से होने वाले मसालों के निर्यात पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात साल 2024-25 के दौरान बीते 4 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज्यादा देखने को मिली है। लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का निर्यात 1,53,815 टन बढ़कर 6,49,815 टन पर पहुंच गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई और लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 टन पर आ गया। वहीं साल 2023-24 के दौरान लाल मिर्च का निर्यात बीते साल के मुकाबले 84,960 टन बढ़कर 6,01,084 टन पर जा पहुंचा। वहीं बात साल 2024-25 की करें तो इस साल भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का ये आंकड़ा 7,15,506 टन के पार जा पहुंचा है। यानी साल 2024-25 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 1,14,422 टन की बढ़ोतरी हुई। बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में प्रमुख रूप से मिर्च की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, जिनसे कुल उपज का तकरीबन 80% भाग प्राप्त होता है। फिलहाल लाल मिर्च की आवक गुरुवार के दिन कुछ सुस्त देखने को मिली। एगमार्टनेट के मुताबिक 7 अगस्त को केरल की इक्का दुक्का मंडियों में ही लाल मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव को देखें तो 6 अगस्त के दिन केरल की पलक्कड़ मंडी में लाल मिर्च का भाव था 15,300 रुपए। 7 अगस्त को इसके सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और लाल मिर्च 15,300 रुपए पर बना रहा। मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्टनेट के मुताबिक गुजरात की हिम्मतनगर मंडी में 6 अगस्त को सोयाबीन का भाव था 3,975 रुपए। 7 अगस्त को इसके भाव में 620 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 4,595 रुपए पर। राज्य की ही धोराजी मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 अगस्त को पीली सोयाबीन 4,505 रुपए पर बिकी। 7 अगस्त को इसके सौदे 175 रुपए मजबूत होकर 4,680 रुपए पर हुए। इसी तरह मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में बीते बुधवार को सोयाबीन का भाव था 4,750 रुपए। गुरुवार को इसके भाव में 15 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 4,765 रुपए।
हालांकि राजस्थान की कोटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव स्थिर रहे। यहां 6 और 7 अगस्त को सोयाबीन 4,550 रुपए पर बिकी। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2024-25 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 151,80,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 130,62,000 टन रही थी। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों में किसान धान की नर्सरी लगा लें। यहाँ इस समय ज्वार, मूंग, बाजरा, लोबिया और अरंडी की बुवाई की जा सकती है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी इलाकों में किसान धान की बुवाई कर लें। तेलंगाना के उत्तरी तेलंगाना में किसान मक्का, सोयाबीन, कपास और धान की नर्सरी लगा लें। साथ ही यहाँ के किसान कपास के खेतों में पानी जमा न होने दें। कर्नाटक के तटीय इलाकों में किसान सुपारी की बुवाई कर लें। कर्नाटक के उत्तर पूर्वी शुष्क इलाकों में किसान धान और मिर्च के खेतों में पानी जमा न होने दें। यहाँ बैंगन और टमाटर के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। साथ ही यहाँ के किसान केले और मक्का की फसल को गिरने से बचाने के उपाय कर लें। कर्नाटक के दक्षिणी इलाकों में किसान टमाटर और केले को गिरने से बचाने के उपाय भी कर लें। यहाँ पर किसान अदरक, मक्का और धान के खेतों से उचित जल निकासी कर लें। कर्नाटक के कोडागु जिले में किसान सूरजमुखी को टूटने या गिरने से बचाने के लिए सहारा प्रदान करें। केरल में किसान केले, नारियल और धान के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। साथ ही यहाँ पर केले को गिरने से बचाने के उपाय भी कर लें। तमिलनाडु के किसान ज्वार के खेतों में पानी जमा ना होने दें। यहाँ पर किसान नारियल के लगाए गए नए पौधों के आसपास अच्छी जल निकासी की व्यवस्था भी कर ले। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। खेती किसानी के साथ साथ आइए अब नज़र डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में संसद के दोनों सदनों में आज फिर विपक्ष ने हंगामा किया। भारी शोर शराबे के बीच दोनों सदनों की कार्रवाई बाधित हुई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में कामकाज में रुकावट आई। बिहार,
SIR पर अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं जताई आपत्ति। चुनाव आयोग ने फिर दोहराया, नहीं छोड़ेगा कोई भी पात्र मतदाता, अयोग्य मतदाता को नहीं मिलेगी जगह। दिल्ली हाईकोर्ट ने उदयपुर फाइल्स पर रोक लगाने से किया इनकार। आज से रिलीज हो रही है उदयपुर फाइल्स। कन्हैया लाल मर्डर केस के आरोपी जावेद ने रिलीज पर रोक की मांग की थी। योगी कैबिनेट का बड़ा निर्णय, अब यूपी के छात्र यूके में ले सकेंगे मास्टर डिग्री। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी शैवनिक छात्रवृत्ति योजना को दी मंजूरी। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।